ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। मैंने आपको बताया कि इसमें 3 ऐसे पार्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक पार्ट हमारा क्या था, सबसे पहले पूरी एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर, क्लियर। दूसरा पार्ट क्या था, हमारी जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर उनके जूस, उनके पीएच, उनका कंपोजिशन, एंजाइम, सब कुछ। और तीसरा पार्ट होगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लियर। अब मैं आपको तीसरा पार्ट पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ ली, हमें पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ऑक्जेंटिक सेल भी है, पेप्टाइड सेल भी है, अर्जेंटोफिल सेल भी है। बोलो, सब सेल नाम सुने? तो ये तो अपन बचपन से सुनते आए हैं। अगर हम थोड़ा और देखें कि और डिटेल से क्या चीज़ पूछी जा सकती है, तो आजकल क्या करते हैं कि स्टोमक के अंदर आपको एक डायग्राम दे देते हैं एग्जाम के अंदर। मैं हायर एग्जाम में बता रहा हूँ और आपको पूछते हैं कि स्टोमक की इंटरनल स्ट्रक्चर वॉल के अंदर कौन सी सेल कहाँ है। बोलो, बात समझ ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, बोलो हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट करें उससे पहले हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा है, स्पेशली आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड, आपको पता है जिसके अंदर जितनी भी सेल्स है उन सेल का सीक्रेशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको उनकी पोजीशन बताने जा रहा हूँ। ऑक्जेंटिक सेल की पोजीशन क्या है, पेप्टिक सेल की पोजीशन क्या है, अर्जेंटोफिल सेल की पोजीशन क्या है और गॉबलेट सेल की पोजीशन क्या है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या हेडिंग डाली है, मैं आपसे कह रहा हूं इंटरनल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक वॉल, क्लियर। आपको मैं क्या बता रहा हूं, मैं स्टोमक की नहीं बता रहा हूं, किसकी बता रहा हूं, स्टोमक की वॉल की। क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलो की सेल्स है वो स्टोमक की वॉल में है, क्लियर। तो देखो मैं क्या बना रहा हूं डायग्राम, ध्यान से समझना मेरी बात को, ओके। मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, समझना, ऐसा पूरे स्टोमक में होगा, बात समझना। तो यहाँ पर मैंने जो ये बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो जनरली स्टूडेंट को पता नहीं होती है, ठीक है, समझना। मेरे कहने का मतलब है ये मैंने क्या बनाया है, स्टोमक की वॉल की अंदर की स्ट्रक्चर बनाई है, क्लियर। जिसके अंदर ये जो मैंने आपको बनाई है ये है ऑक्जेंटिक सेल। कौन सी सेल बोलो, ऑक्जेंटिक सेल। अच्छा, ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम क्या होता है, बताया मैंने, पेराइटल सेल। किसका सीक्रेशन करते वो हम लिख चुके हैं, क्लियर। मैंने कहा ये जो आपको नजर आ रही है बोलो इसको बोलते हैं पेप्टिक सेल, क्लियर। पेप्टिक सेल को ही बोलो चिप सेल भी बोलते हैं, बोलो इसी को ही जाइमो, मैंने बताया आपको, जाइमोजन सेल भी बोलते हैं, क्लियर। अच्छा, ये कौन सी सेल है, इनको बोलते हैं गॉबलेट सेल। बोलो गॉबलेट सेल का दूसरा नाम क्या होता है, म्यूकस सेल। क्या होता है, म्यूकस सेल। और ये जो मैं बता रहा हूं ये कौन सी सेल है, बोलो अर्जेंटोफिन सेल। अर्जेंटो बोलो फिन, मैंने कहा अर्जेंटोफिन, अर्जेंटोफिन सेल जो कि सीरोटोनिन हार्मोन का स्राव करती है, क्लियर। तो ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया, बोलो। अगर कभी ऐसा एग्जाम, ऐसा
डायग्राम देखकर बोलो यहाँ 1 या 2 या 3 या 4 कर दे। बोलो बात समझ में। और आपसे पूछा जाए कि 1 2 3 4 कौन सी सेल है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो मैंने बताया है ये जो है वो कैसी है, बोलो ऑक्जेंटिक सेल है। क्लियर। इनके बीच में ये कौन सी है, पेप्टिक सेल है। और ये जो बनाई वो कौन सी है, गॉबलेट सेल है। और ये नीचे वो कौन सी है, अर्जेंटोफिल है। बोलो बात समझ में है, नोट करोगे। मेरी बात समझ में आई, बोलो ठीक है। बोलो ये सब ऐसे सेल ही होगी। और बोलो मैं स्पेशल सीक्रेशन करने वाली, बोलो मैंने सेल आपको बताई है, ठीक है। आप मेरी बात समझे नहीं समझे, बोलो। क्या हर सेल ग्लैंडुलर सेल होती है क्या? क्या हर सेल ग्लैंडुलर सेल होती है क्या? नहीं। और बोलो समझे नहीं समझे, बोलो मेरी बात समझे नहीं समझे, बोलो ओके। ये तो सब नॉर्मल सेल है, बोलो बात समझ ना। अच्छा, ये सारी सेल को अगर मैं आपसे कहूं मैं मिला दूं तो इनको मैं क्या नाम दूंगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। बोलो क्या बोलूंगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्लैंड मतलब टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो आपका थोड़ा और फंडा क्लियर हुआ। बोलो आपको मैंने इन सारी सेल्स के क्या सीक्रेशन है वो तो मैंने चार्ट आपको कल ही बनवा दिया था। आज मैंने थोड़ा आपको और अंदर की बात बताई। बोलो बात समझ ना। ओके, बात समझ में आई मेरी? बोलो आपको अब क्या होता है, जैसे मैंने ये डायग्राम बताया तो होता क्या है कि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें बोलो सब एनसीईआरटी में रहती है, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं जाता है। मेरी बात समझे नहीं समझे, बोलो। हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को सरल रूप में बताते हैं तो आपको क्या याद हो जाता है। मेरी बात समझ में आए? मतलब एनसीईआरटी के अंदर चीज़ें इतनी कंप्रेस फॉर्म में है, इतनी शॉर्ट फॉर्म में है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट उसको पढ़ के समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब अपन और क्या देखते हैं। बोलो मैंने कहा हमें
पढ़ना तो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मतलब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें क्लियर कर रहा हूँ। अब मैंने कहा हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का जो गट होता है, बोलो गट मतलब समझते हो, बोलो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर, बोलो बचपन से पढ़ा है म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, तो दिमाग में आता है ये क्या चीज़ें हैं, क्लियर। तो मैं आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बना के बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली म्यूकोसा क्या है, बोलो सब म्यूकोसा क्या है, कैसे इनका ऑर्डर है, बाहर से अंदर क्या है, बोलो बात समझ में। तो यहाँ पर हमने फिर बोलो क्या हेडिंग डाली, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री बोलो कैनाल, ठीक है। और इसमें भी स्पेशली किसकी बता रहा हूं मैं, बोलो गट की बता रहा हूं, क्लियर। गट मतलब समझ तो आंत्र का बता रहा हूं, क्लियर। किसकी बता रहा हूं मैं, बोलो आंत्र का, क्लियर। अब आप फिर डायग्राम समझना, मैंने कहा हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारे जो ये भाग होता है यहाँ पर क्या होता है कि बोलो पेरिटोनियल कैविटी होती है, पढ़ा बोलो। पूरी बॉडी के अंदर आपको पता लंग्स के अंदर प्लूरल कैविटी होती है, हार्ट में पेरिकार्डियल कैविटी होती है, और यहाँ पर बोलो पेरिटोनियम कैविटी होती है, क्लियर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना, ओके। मैंने कहा आप इमेजिंग करो, इमेजिंग करो कि बोलो ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, तो हम कहेंगे पेराइटल, बोलो आप, सॉरी मैंने कहा पेरिटोनियम, ठीक है, पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। अच्छा ये क्या है, आप कहोगे विसरल, बोलो पेरिटोनियम, ठीक है। और ये जो इनके बीच में है वो क्या है, बोलो बीच में है वो क्या है, मैंने कहा ये है, बोलो आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा ये क्या है, तो पेरी, बोलो पेरिटोनियम, बोलो कैविटी, ठीक है। और इतना तो जानते ही हो, जो भी कैविटी होती है उसके बाहर वाले के लिए वर्ड यूज होता है पेराइटल और अंदर वाले के लिए यूज होता है विसरल, क्लियर। आज मैं जब भी लंग्स पढ़ाऊंगा तो लंग्स की जो बाहर वाली होगी उसको मैं बोलो क्या बोलूंगा, पेराइटल प्लूरा, अंदर वाली को क्या बोलूंगा, विसरल प्लूरा, बोलो बात समझ में। तो मैंने कहा वहां प्लूरा कैविटी होती है, यहाँ कैविटी का नाम क्या है, पेरिटोनियम, तो बाहर वाली क्या होगी, बोलो पेराइटल पेरिटोनियम, अंदर वाली क्या होगी, विसरल पेरिटोनियम। इतनी कहानी समझ में आई। अच्छा अब मैंने आपसे कहा कि ये जो विसरल पेरिटोनियम है, बात समझना, ये जो आपको विसरल पेरिटोनियम नजर आ रही है, क्लियर, ये जो विसरल पेरिटोनियम नजर आ रही है, बोलो बात समझना, मेरे कहने का मतलब है ये अंदर जो है वो क्या है, गट है, बोलो अंदर क्या है, गट। गट वर्ड समझते हो नहीं समझते हो, बोलो अंदर गट वर्ड है, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ, अब मैं आपको यहाँ पर, बोलो यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं आपको यहाँ से लगाकर यहाँ अंदर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, क्लियर। क्या बता रहा हूँ समझ के बोलो कि इसके अंदर क्या है, बोलो बात समझ में आए, बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है वो जो मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, क्लियर, वही मैं आपको डेफिनेटली ट्रांसफर सेक्शन कट करूंगा तो ही मुझे दिखेगा, बोलो बात समझो ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि ये जो अंदर है, क्लियर, इसके अंदर 4 लेयर है, कितनी लेयर है, बोलो 4 लेयर है। किसके अंदर बता रहा हूँ, इसके अंदर, ठीक है। नंबर 1, पहले का नाम होता है सीरोसा, क्या होता है, बोलो सीरोसा, बोलो लेयर, कौन सी लेयर, बोलो सीरोसा लेयर, जो क्या होगी, सबसे बाहर होगी। अच्छा सीरोसा लेयर तो मुझे पता चला उसको मैं विसरल, बोलो पेरिटोनियम नाम दे दूं, बोलो दूंगा कि नहीं दूंगा, और जो सबसे बाहर होगी वही तो विसरल पेरिटोनियम होगी, क्लियर, क्योंकि मैं बाहर से अंदर जा रहा हूं, समझ लो मेरी बात को। अच्छा दूसरी लेयर जो होती है वो होती है मस्कुलर लेयर, कौन सी लेयर होती है, मस्कुलर लेयर, क्लियर। तीसरी लेयर जो होती है वो होती है सब म्यूकोसा, ठीक है, कौन सी होती है, सब म्यूकोसा
म्यूकोसा लेयर। क्लियर। और जो सबसे अंदर होगी उसका नाम क्या होगा? म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा लेयर। जो मैं यहाँ पर आपको लिखा है, बोलो ये कैसे कैसे है? आप कहोगे आउटर टू इनर। अभी डायग्राम बना कर सब बताऊंगा। बाहर से अंदर, ये बाहर से अंदर कैसे मतलब समझ में आया? बोलो। अच्छा, मैंने कितनी लेयर बताई? 4। पहली का नाम क्या था? बोलो। पहली का नाम क्या था? बोलो। आप कहोगे पहली का नाम है, बोलो आपसे मैं कहूँ सीरोसा। बोलो सीरोसा। क्लियर। कौन सी है? बोलो। मैंने कहा यहाँ पर बोलो सीरोसा। ठीक है, बोलो सीरोसा। ओके। दूसरी कौन सी है? बोलो पेशिये। ठीक है, परत। अच्छा, तीसरी कौन सी है? सब म्यूकोसा। ठीक है, और चौथी कौन सी है? म्यूकोसा। क्लियर। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, ये जो मैंने कहानी बताई है उसी का मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन कट के बता रहा हूं। इमेजिंग करना। क्लियर। बोलो ये मैंने ऐसा किया, कर दिया। बोलो। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कहा मैं बोलो ये कर रहा हूं। ओके, ऐसा किया। बोलो ऐसा किया। ठीक है, बोलो मैंने कहा ठीक है, समझना। मैंने कहा बोलो ये मैंने ऐसा किया। ओके। ओके, अभी आपका सारा फंडा मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, ये किया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर? बोलो मैंने कहा मैं वापस ये कर रहा हूँ। ठीक है, वापस ये कर रहा हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पर अंदर क्या कर रहा हूँ? बोलो ऐसे। अरे बोलो ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, बोलो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। ओके, अब मैंने कहा समझना, मेरे कहने का मतलब है ये जो मैंने बनाया है वो क्या है? हमारा सीरोसा है। ठीक है, कौन सी लेयर हो गई? सीरोसा लेयर। क्या मैं इसको विसरल, बोलो क्या लिख सकता हूं? विसरल। मैंने कहा बोलो विसरल। ठीक है, विसरल। बोलो पेरिटोनियम लिख सकता हूं। ओके। अच्छा, फिर मैं क्या बता रहा हूं? यहाँ पर देखो, मैंने कहा यहाँ पर बोलो, यहाँ पर देखना। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है वो है, मैंने कहा यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक है, बोलो कैसी मसल? अनुदैर्ध्य पेशी। ओके, ये जो मैंने बनाया है वो है सर्कुलर मसल। ठीक है, बोले तो वर्तुल, बोलो आपसे मैं कहूँ पेशी। और मैंने कहा इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो हमारा सेकंड लेयर होगा, जिसका नाम होगा मस्कुलर लेयर। क्लियर। बोलो कि मसल से बना हुआ लेयर कौन सा है? मैंने कहा बोलो मस्कुलर लेयर। नो प्रॉब्लम। बोलो। अच्छा, फिर मैंने कहा बोलो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। क्लियर। फिर ये जो मैंने बनाया है वो है नंबर 3 सब म्यूकोसा। क्या बनाया मैंने? सब म्यूकोसा। क्लियर। अब इधर आ जाते हैं। मैंने कहा ये है, बोलो ये है। मैंने कहा यहाँ पर बोलो ये जो मैं आपको यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम है, बोलो मैंने कहा मस्कुलेरिस। बोलो म्यूकोसा। कौन है? बोलो मस्कुलेरिस म्यूकोसा। ये जो मैंने किया ये है लेमिना। बोलो लेमिना। बोलो प्रोपरिया। ठीक है, नाम कभी ना कभी सुने होंगे। ये जो मैं बना रहा हूं आपको ये, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने क्या किया? बोलो ये। क्लियर। ओके, इस तरह से मैंने आपको कहा है। ठीक है, बोलो ये जो मैंने किया है वो है एपिथेलियम। क्या है? बोलो एपिथेलियम।
इपीथेलियम। ओके, और मैंने कहा ये क्या है, ल्यूमन। बोलो आपसे मैं कहूँ ल्यूमन, और इनको मिलाकर जो बनती है, जो सबसे अंदर होती है, वो है बोलो म्यूकोसा। मेरी बात समझ में आए? अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इमेजिन करो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है आपको, क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कल आपको एक डायग्राम बनवाया था, और वो मैंने क्या बताया था कि बोलो इंटेस्टाइन के अंदर, बोलो इंटेस्टाइन के अंदर, बोलो मैंने क्या बताया था, वापस बता रहा हूं, इंटरनल स्ट्रक्चर बोलो ऑफ, मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कल बताया था, वापस बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए। क्लियर? मैंने कल बनाया था ऐसे, बोलो ऐसे। ठीक है, हमने बोलो कल ऐसा बनाया था। ठीक है, ऐसा बनाया था। ओके, ऐसा बनाया था। ओके, ऐसा बनाया था। ठीक है, ओके, हमने क्या किया था, बोलो ये ऐसा किया था। ठीक है, ऐसा किया था। ओके, ये ऐसा किया था। ओके, और मैंने कहा था यहाँ पर ये किसकी बता रहा हूँ मैं, बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन का। समझना मेरी बात को। यहाँ पर मैंने सेल्स बताई थी आपको, बोलो बूनर सेल बताई थी। क्या बताई थी? बूनर्स सेल। क्लियर? कौन सी कोशिका बताई थी? बूनर्स कोशिका। ठीक है, बोलो बूनर सेल। ओके, और मैंने कहा था ये कहाँ होती है, यह बोलो डियोडीनम। ठीक है, डियोडीनम की सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा में। ठीक है, किस में होती है? डियोडीनम की सब म्यूकोसा में। अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये है सब म्यूकोसा। बोलो बात समझ में? अच्छा, उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा ये मैंने आपको डायग्राम बताया, इसको हमने क्या कहा था? क्रेफ्ट्स ऑफ लीबर कोन। ठीक है, लीबर कोन्स कहा था मैंने। अच्छा, फिर मैंने कहा था ये क्या है, तो हमने कहा था ये विलाई है। अरे बोलो क्या है? विलाई है। क्लियर? अच्छा, मैंने आपको कहा था ये क्या है, बोलो विलाई है। ये क्या है, बोलो ये, और ये क्या है, बोलो विलाई है। ठीक है, ये क्या है? विलाई मतलब समझते हो, वर्ड सुना होगा विलाई। क्लियर? अच्छा, ओके, मैंने बताया था यहाँ पर बोलो ऐसा करके मैंने किया था, और मैंने कहा था इनको हम क्या कहते हैं? लैक्टियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टियल्स। ठीक है, बोलो मैंने कहा था लैक्टी। ठीक है, लैक्टियल्स, लैक्टियल्स। ओके, लैक्टियल्स मैंने बताया था। और ये क्या करते हैं, बोलो मैंने कहा था फैटी एसिड ग्लिसरॉल को अवशोषण में सहायक है। और अभी आपको मैं बताऊंगा विलाई क्या करती है, बोलो भोजन के अवशोषण में सहायक होती है। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है। क्लियर? और ये जहाँ पर क्रेफ्ट्स ऑफ लेबरकून है, बूनर्स ग्लैंड है, ये आपको पता है कल बताया था, ये मिल करके इंटेस्टाइनल ग्लैंड बनाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस करते हैं। तो ये वाला कैसा भाग हो गया, बोलो सीक्रेशन पार्ट। अब आपको मैंने ये डायग्राम फिर क्यों बनाया, आप इमेजिन करो, ये जो मैंने आपको अंदर बनाया है, ये इतना सा मैंने निकाल के ये बताया है। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो मेरी बात समझे? बोलो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये तो आप समझ गए। बोलो पूरी गट के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाए। ये क्या आ गई? ल्यूमन। ल्यूमन मतलब समझ गए? ल्यूमन मतलब समझ गए? ल्यूमन मतलब ये रही, और ल्यूमन मतलब क्या रही? ये रही। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो मैंने ये बताया है इसका छोटा सा भाग ये रहा। बोलो बात समझ में आए? तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसा आहार नाल का भाग होता है जिससे एब्जॉर्प्शन पार्ट भी होता है और बोलो सेक्रेटाइजेशन पार्ट भी होता है। इसलिए भोजन का सर्वाधिक और कंप्लीट डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, भोजन का सर्वाधिक और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सी बार ये पूछा गया
कि ये जो घट की 4 लेयर होती है इनका क्रम पूछा जाता है, सबसे बाहर कौन और अंदर कौन। ये तो पता चल गया ये कहाँ है, बोलो इनर मोस्ट। अच्छा मैं इनर मोस्ट लिखता हूँ मतलब समझ गए सबसे अंदर, और ये क्या है बोलो आउटर मोस्ट। क्लियर। अच्छा मैंने कहा अगर हम कभी भूल जाएं तो यहाँ पर क्या ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने कहा एसएमएस का नाम सुना अपनी लाइफ में, बोलो एसएमएस क्या है, मेडिकल कॉलेज। क्या है बोलो, मैंने कहा एसएमएस मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मेडिकल बोलो कॉलेज, बस आज हमारे काम आएगी। बोलो पहली लेयर कौन सी, बोलो मैंने कहा सीरोसा, और दूसरी लेयर कौन सी, मस्कुलर लेयर। अच्छा तीसरी लेयर कौन सी, सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा, बोलो सब म्यू आप सब कोसा। और चौथी लेयर कौन सी, बोलो आप कहोगे म्यू कोसा। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, बोलो क्लियर। ये जो मैंने आपको बताया या ये क्लियर किया या ये क्लियर किया, समझ में आया तो क्या होगा, फिजियोलॉजी समझ में आएगी। मेरी बात समझ में, ये जो स्टडी है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, जनरली इन पे ना बच्चे ध्यान देते हैं ना इनको समझ पाते हैं। मैंने आपको एकदम इजी तरीके से बताया, आपके माइंड में क्लियर हो गया कि वास्तव में सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलर लेरिस और सीरोसा कहाँ पर है। बोलो कहाँ पर है, इसकी इमेज बने इसलिए पहले ये बताया। बोलो बात समझ में, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ये वाली बोलो बता देता, लेकिन आपकी इमेजिंग होनी चाहिए कि एक्चुअली कहाँ पर है। बोलो बात समझ में, तो यहाँ पर आपको जो मैंने ये बताया समझ में आया, बोलो नोट कर लिया जाए। बात समझ में आई मेरी आपको। और बिना ट्रिक के तो क्या भूल जाते हैं, बोलो बात समझो ना। ट्रिक से क्या होता है, लॉन्ग टाइम याद रहता है।
हो गया बोलो। ओके, एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर तो ये है, बोलो बात समझ, वो तो मैंने थोड़ा बेस बनाया आपको, क्लियर, ताकि मैं ट्रांसफर सेक्शन बताऊं तो आपको समझ में आए। ल्यूमन मतलब समझ गए, गोवा, क्लियर। इसका मतलब हमारी जो आंत होती है उसके अंदर ऐसे पाइप नुमा होता है कि बहुत संकड़ी होती है, बोलो बहुत संकड़ी होती है। और बोलो हमारी आंत्र जो होती है ना वो क्या होती है, बहुत संकड़ी है, ये दिख रहा है ना। और बोलो यही है, बोलो बोलो बात समझे नहीं समझे, बोलो ओके। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको। वन और बोलो। ओके, और ये जो डायग्राम बनाया है वो इसका बनाया है, क्लियर। मेरे कहने का मतलब है पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन ड्यूोडेनम की सब म्यूकोसा में ही कौन सी ग्लैंड होती है, बोनर ग्लैंड, क्लियर। जबकि क्रेब्स ऑफ लेबरकोन तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, विलाई पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, लेकिन ये वाला केवल और केवल किसकी सब म्यूकोसा में होगा, बोलो ड्यूोडेनम की सब म्यूकोसा में। बोलो बात समझ में आए। अच्छा, ये बूनर्स ग्लैंड करती क्या है, मैंने कल भी बताया था, सारिये जल, ठीक है। बोलो का स्त्राव किसका करती है, बोलो एल्कलाइन वाटर, ठीक है, एल्कलाइन
वाटर का। क्लियर। अच्छा, क्रेब्स ऑफ लेबरकून क्या करती है? ये तो बोलो मैंने बताया था कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्ट बोलो टाइन में होती है। और ये क्या करती है बोलो, मैंने क्या बताया आपको? ये करती है, मैंने कहा बोलो सारिये एंजाइम, ठीक है, सारिये बोलो एंजाइम। क्लियर। बोलो एल्कलाइन, एल्कलाइन मैंने कहा एंजाइम, और सारी एंजाइम और सारी जल को मिलाकर क्या बनता है? आंतरिक रस बनता है। क्या बनता है बोलो? मैंने कहा क्या बनता है बोलो? यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस, आंतरिक रस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस बनता है। क्या बनता है? इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। और क्रेब्स ऑफ लिबरकून और बूनर ग्लैंड्स को मिलकर कौन सी ग्लैंड बनती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड बनती है। क्लियर। बोलो बात समझ में आई बोलो? ओके। इलेक्टियस होती क्या है? मैंने बताया था ग्रुप ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, लिम्फ केशिकाओं का समूह होता है। बनाया बोलो ये? क्रिप्स ऑफ लिबरकून को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिबरकून बोलो की दरारे, ठीक है। आई बात समझ में मेरी? बोलो। ओके। पहले बताओ, ये जो मैं आपको पार्ट बता रहा था ये समझ में आया बोलो? बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ये 4 लेयर का ऑर्डर। क्लियर। जो मैंने आपको किस ट्रिक से याद कराया? एसएमएस मेडिकल कॉलेज। क्लियर। अब आ जाते हैं अपन अपने बोलो नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है, मैंने कहा फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ, मैंने कहा डाइजेशन, ठीक है। बोलो बात से पहले फिजियोलॉजी एफ डाइजेशन, पाचन की क्रिया विधि, ठीक है।
अब आपको मैंने कहा पाचन की क्रियाविधि एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, बहुत ही सीक्वेंशनल प्रोसेस है। मतलब इसमें बोलो कर्मागत रूप से हमें डाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा नंबर 1 सबसे पहले बात करेंगे, मैंने कहा डाइजेशन इन ओरल कैविटी। क्लियर? बोलो मुख गुहा से चालू करते हैं, ध्यान से समझना। मैंने कहा डाइजेशन इन ओरल कैविटी, मतलब क्या लिख रहा हूं, मुख गुहा में पाचन। ठीक है, बोलो मैंने कहा यहां पर मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा में पाचन। सबसे पहले कहीं पर भी हम डाइजेशन की बात करेंगे तो वहां डाइजेशन कराएगा कौन? जो जूस वहां पर अवेलेबल होगा। जहां पर जूस नहीं अवेलेबल वहां डाइजेशन भी नहीं। तो यहां पर पहली चीज होगी बाई सलाइवा। क्लियर? बोलो किसके द्वारा होता है? लार द्वारा। क्लियर? अच्छा, मैं आपसे कहूं ओरल कैविटी में डाइजेशन किसका होता है, तो मैंने कहा केवल टाइलिन एंजाइम होता है, जिसको स्लेवरी एमाइलेज बोलते हैं। केवल स्टार्च का ही पाचन होगा। क्लियर? मैंने कहा बोलो यहां पर, बोलो स्टार्च को किस में बदला जाएगा? माल्टोज में। क्लियर? बदलने वाला कौन? बोलो मैंने कहा टाइलिन एंजाइम। ठीक है, बोलो टाइलिन एंजाइम। अच्छा, मैंने कहा पाचन हुआ तो है, तो इसका मतलब हुआ अगर यहाँ पर ये पाचन हुआ है तो बताओ यहाँ पर कुछ ना कुछ भोजन का रूप बदल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा में क्या लिख रहा हूँ? केवल बोलो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट का ही पाचन होता है। क्या बताया? ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट। फिर मैंने कहा ओरल कैविटी, मुख गुहा, ओरल कैविटी। ठीक है, मैंने कहा पचित भोजन। ठीक है, पचित भोजन बोलो आप सब के रूप को मैंने कहा बोलस। ठीक है, बोलो बोलस कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहता हूं, मैंने कहा डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड इन ओरल कैविटी किस नाम से जाना जाएगा? आप कहोगे बोलस। किस नाम से जाना जाएगा? बोलस। इतनी बात समझ में आई? बोलो आपको नोट कर लिया जाए। पूरी फिजियोलॉजी को बहुत साइंटिफिक तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना तीसरा सेक्शन मैंने चालू किया है। ठीक है, शुरू में बताया था 3 सेक्शन है। ओके, इतनी कहानी समझ में आई मेरी आपको? ठीक है, हुआ नोट? बोलो। ठीक है, पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं। टाइलिन एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? स्लेवरी एमाइलेज।
बोलो किस नाम से जाना जाता है? मैंने कहा स्लेवरी। बोलो एमाइलेज, पता होना चाहिए स्लेवरी एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 2 बात करेंगे। मैंने लिखा डाइजेशन इन इसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कहें, ग्रसिका में, बोलो मैंने कहा पाचन, ठीक है। तो यहाँ पर उसके आगे क्या लिख देंगे, बोलो नो डाइजेशन, ठीक है, कोई पाचन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी जूस अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, ठीक है। मैंने कहा ड्यू टू, बोलो एब्सेंस ऑफ, बोलो मैंने कहा एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। बोलो बात समझ, पाचक ग्रंथि की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है, समझ आओगे। बोलो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डाइजेस्ट। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3। बोलो मैंने कहा डाइजेशन इन स्टोमक, ठीक है। किसके अंदर बात कर रहा हूँ? आमाशय, ठीक है, में पाचन, ठीक है। अब क्या बता रहा हूँ, सुनो। मैंने कहा इसमें डाइजेशन होगा, किसके द्वारा होगा? पहली बात बाई गैस्ट्रिक, मैंने कहा जूस, बोलो जठर रस द्वारा, क्लियर। बोलो किसके द्वारा? जठर रस द्वारा। अब मेरी बात को समझो, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी खाना हमारे स्टोमक में पहुंचता है तो जठर रस का ज़्यादा स्त्राव होता है, लेकिन एक्चुअली गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन की 3 फेज होती है। कितनी फेज होती है? 3 फेज। तो स्टोमक में मैं आपको डाइजेशन बताऊं उससे पहले ही मैं क्या बता रहा हूं, फेजेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ, मैंने कहा गैस्ट्रिक जूस, मतलब क्या रखा मैंने? बोलो जठर रस के स्त्राव की प्रावस्था है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। बोलो मैंने क्या कहा? जठर रस, ठीक है, के स्त्राव की प्रावस्थाएं, ठीक है। देखो क्या होता है, 3 फेजेज होती है। कितनी फेजेज होती है? 3 फेजेस, ठीक है। नंबर 1 पहली होती है सिफेलिक फेज। कौन सी फेज होती है? सिफेलिक फेज, ओके। नंबर 2 होती है गैस्ट्रिक फेज। कौन सी होती है? गैस्ट्रिक फेज। और नंबर 3 कौन सी होती है? इंटेस्टाइनल फेज, क्लियर। क्या मतलब है इन फेज का? मतलब समझना, ओके। सबसे पहले 3 फेज का नाम समझ में आया। पहली कौन सी? मैंने कहा सिफेलिक, बोलो प्रावस्था, ओके। दूसरी कौन सी? मैंने कहा बोलो गैस्ट्रिक, बोलो प्रावस्था, ठीक है। और तीसरी कौन सी? बोलो मैंने कहा आंतरीय प्रावस्था, ठीक है। ओके, पहले नाम लिखो फिर एक एक समझाता हूँ। ओके, अब समझो। देखो मैंने कहा 3 फेज मुझे समझानी है, ठीक है। बोलो मैंने कहा ये पहली सिफेलिक फेज, ठीक है। दूसरी मैंने कहा गैस्ट्रिक, बोलो गैस्ट्रिक फेज, ठीक है।
और तीसरी कौन सी है बोलो? इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, देखो, जब हम किसी खाने को देखते हैं, जब हम किसी खाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। इसको कौन सा फेज कहते हैं? सिफेलिक फेज। क्लियर? मैंने कहा, इधर ध्यान से समझना, जब बोलो हम बोलो खाने को, बोलो खाने को मैंने कहा देखते हैं, ठीक है, बोलो या उसके बारे में बोलो आपसे मैं को सोचते हैं, ठीक है, बोलो तब, बोलो आपसे मैं करूं तब थोड़ी मात्रा में, ठीक है, थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव होता है। बोलो इसको कौन सी फेज बोलते हैं? सिफेलिक फेज। क्लियर? अब समझना, नाम क्या है? गैस्ट्रिक फेज। मतलब जब खाना रियल में हम खाते हैं और वो स्टोमक में पहुंचता है, तो हमारी जठर ग्रंथियों द्वारा अधिकांश मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जिस फेज में होता है उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक फेज। क्लियर? मैंने कहा जब खाना बोलो स्टोमक में, ठीक है, पहुंचता है, ठीक है, बोलो इसमें पहुंचा था क्या? इसमें केवल देखा था, अपने फील किया था। बोलो बात समझ में? जब खाना स्टोमक में पहुंचता है तब मैंने कहा मैक्सिमम बोलो गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जूस का बोलो स्त्राव होता है। इसको कौन सी फेज कहेंगे? गैस्ट्रिक फेज। आप नाम पे जाओ, आपको समझ में आएगा। अब है इंटेस्टाइनल फेज। समझना, खाना स्टोमक से जब इंटेस्टाइन में जाता है, समझना, खाना जब स्टोमक से इंटेस्टाइन में जाता है तो नेगेटिव फीडबैक आता है, और नेगेटिव फीडबैक आकर के स्टोमक में थोड़ा गैस्ट्रिक जूस और सीक्रेट होता है, जिससे स्टोमक में अगर थोड़ा बहुत खाना रह गया है तो वो भी बोलो पाचन होकर आगे आ जाए। बोलो नाम समझ में आया? क्या नाम है? बोलो इंटेस्टाइनल फेज। मेरी बात समझ में आए? मैंने कहा जब बोलो आपका खाना, मैंने कहा इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में बोलो खाना मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ फूड, ठीक है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है तो फिर मैंने कहा फिर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बाद में थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में बोलो फिर से, बोलो फिर से, मैंने कहा फिर से किसका? बोलो गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, का स्त्राव होता है जिससे जिससे थोड़ा खाना बोलो बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ फिर से होता है, ठीक है, बोलो स्त्राव, बोलो आपसे फिर से गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव होता है। उसको कौन सा फेज कहेंगे? इंटेस्टाइन। और वो थोड़ा होगा तो वो करेगा क्या? वो तो सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत खाना अगर स्टोमक में रह गया वो भी पचित हो जाए। क्लियर? तो ये तीनों फेज समझ में आए? बोलो आपको अभी मैंने स्टोमक में डाइजेशन की मैकेनिज्म नहीं बताई है, अभी मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, पहला वर्ड क्या लिखा था? बोलो मैंने कहा भाई जठर रस। बोलो क्या बताया था? जठर रस के द्वारा। तो तुरंत दिमाग में आया कि भाई जठर रस कब, बोलो कब स्त्रावित होता है, उसकी फेजेज को देखा जाए तो हमने 3 फेज देखे। क्लियर? नोट करोगे? मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मैं आपको सारी स्टडी एक कहानी की तरह बता रहा हूँ, कनेक्ट करके। बात समझो ना, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए।
ठीक है, हुआ ये नोट? बोलो। आया तीनों समझ में? अच्छा, आगे कहानी बढ़ाएं? बोलो। ठीक है, मैंने कहा स्टोमक के अंदर कौन पहुंचा? बोलस पहुंचा। ठीक है, बोलस पहुंचा तो सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? रोल ऑफ एचसीएल। किसका देखना पड़ता है? एचसीएल। एचसीएल होता है गैस्ट्रिक जूस में। बोलो कौन सी सेल करती? सब बताया। मैंने कहा वर्क ऑफ एचसीएल। ठीक है, बोलो इन स्टोमक। ठीक है, बोलो मैंने कहा आमाशय में एचसीएल का कार्य, पहला काम क्या है? एसिडिक मीडियम। ठीक है, मीडियम प्रदान करना। ठीक है, कौन सा मीडियम प्रोवाइड करना? एसिडिक मीडियम। आपको पता है स्टोमक में डाइजेशन एसिडिक मीडियम में ही होता है, और एसिडिक मीडियम बनाने का काम कौन करेगा? एचसीएल। नंबर 2 क्या होगा? मैंने कहा इनएक्टिव। ठीक है, एंजाइम। बोलो एंजाइम को बोलो एक्टिव करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा जैसे। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ जैसे, यहाँ पर मैंने लिखा पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन को एचसीएल किस में बदलता है? पेप्सिन में बदलता है। मैंने कहा प्रोरेनिन। ठीक है, प्रोरेनिन एंजाइम इनएक्टिव होता है, एचसीएल इसको किस में बदलता है? मैंने कहा रेनिन एंजाइम में बदलता है। ये कार्य दोनों किसके होते हैं? एचसीएल के। नोट करोगे? ओके, किया ये नोट? बोलो। अच्छा, अब मैंने कहा ये तो मैंने एचसीएल का रोल बता दिया, हमें क्या देखना है यहाँ पर? बोलो आपसे मैं कहूँ स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, बोलो स्टेप ऑफ डाइजेशन। मैंने कहा इन स्टोमक। स्टोमक में क्या पद होते हैं? तो नंबर 1, पहला मैंने कहा स्टोमक में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन। बोलो कौन करेगा? पेप्सिन। ठीक है, किस में बदलेगा इसको? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज के अंदर। ठीक है, किस में बदला? बोलो पेप्टोन्स और बोलो प्रोटियोजेज में। क्या प्रोटीन का पूरा पाचन हो गया क्या? नहीं। प्रोटीन का पूरा पाचन कब मानूंगा? जब एमिनो एसिड में बदल जाएगा। दूसरी स्टेप क्या होता है? मैंने कहा मिल्क प्रोटीन। ठीक है, मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन कौन होता है? आप कहोगे सर केसीन। कौन होता है? केसीन। उस पे काम कौन करता है? रेनिन एंजाइम। और उसको किस में बदलता है? पेरा कैसीनेट में बदलता है। और क्या होता है स्टोमक में? मैंने कहा फेट का डाइजेशन होता है। फेट का करने वाला कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। कौन सा? बोलो गैस्ट्रिक लाइपेज। और गैस्ट्रिक लाइपेज फेट को किस में बदलेगा? फैटी एसिड प्लस
ग्लिसरॉल में बदलेगा। क्लियर? फैट कभी बोलो पॉलीमर नहीं बनाती, तो फैट जब भी टूटेगी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ही टूटेगी। अब जैसे मैंने ये काम कर लिया, ये किस में बताया मैंने? स्टोमक में। क्लियर? थोड़ा हम देखें तो हमें एनालिसिस करें तो हमें पता चला, क्या पता चला बोलो? यहाँ पर नॉट नंबर 1 पहली बात क्या पता चली कि बोलो स्टोमक में केवल प्रोटीन और फैट का ही डाइजेशन होता है। मैंने कहा स्टोमक में केवल, मैंने कहा ओनली प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, का ही डाइजेशन बोलो होता है। इस मीन्स किसका नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर? अच्छा, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ स्टोमक में भी भोजन पचित होकर कोई चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे कायम। ठीक है, तो स्टोमक में बोलो पचित, मैंने कहा डाइजेस्टेड फॉर्म, पचित बोलो भोजन, ठीक है, के रूप को कायम क्या कहते हैं बोलो? मैंने कहा कायम बोलो कहते हैं। ठीक है, बोलो क्या कहते हैं? कायम। डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड इन स्टोमक क्या कहलाती है? कायम। ये मैंने आपको बात बताई। तो हमें पता चला कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है स्टार्च का डाइजेशन कहाँ प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो हमारा आंसर होगा ओरल कैविटी। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? तो स्टोमक। तो इसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलो हाइपोथेटिकल एग्जाम में आता है, एक व्यक्ति ने दाल खाई, बताओ उसका पाचन कहाँ प्रारंभ होगा? बताओ कहाँ होगा? स्टोमक में। ऐसा नहीं, हमने पढ़ा है खाने का पाचन तो यही हो जाता है, लेकिन उसने दाल खाई ऐसा बोल करके मन में क्या है एग्जामिनर के? प्रोटीन का पूछना चाह रहा है। बोलो बात समझ में? समझे नहीं समझे? एक व्यक्ति ने मीट खाया, बताओ उसका पाचन कहाँ प्रारंभ होगा? बोलो मीट में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। मतलब समझ, एक तो सीधा सीधा पूछे प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, बोलो इसी को घुमा फिरा के पूछ रहा है। एक व्यक्ति ने मीट खाया, एक व्यक्ति ने दाल खाई, तो भी आंसर क्या होगा? स्टोमक होगा। क्लियर? स्टोमक की कहानी समझ में आई? बोलो नोट कर लोगे? मैं जो ऐसे लिखा रहा हूँ आप समझ रहे हो? बोलो बिल्कुल आपको स्टेप्स है, बोलो बात समझ ना, जिससे आपको याद रखना आसान और एकदम आपको सिस्टमेटिक तरीके से। बायोलॉजी में जितने आपके नोट्स स्मार्ट होंगे उतना ही आपको चीजें याद रहेगी। क्लियर? क्योंकि बायोलॉजी में कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, बोलो बात समझ में? यहाँ जो चीज़ें हैं वो है मेमोरी बेस, और याद रखने के लिए हर टॉपिक का समझना, उसको सिस्टमेटिक नोट्स बनाना और उसका रिवीजन करना। क्लियर? आपको बात समझ में आई मेरी? आपको ठीक है? ओके, आगे बढ़े। बताओ स्टोमक में काइम में बदल गया, काइम कहाँ जाएगा? ड्यूोडेनम में। क्लियर?
तो हम क्या लिखेंगे बोलो, नंबर 4 मैंने कहा डाइजेशन इन ड्योडिनम, ठीक है। बोलो मैंने कहा ग्रहणी में पाचन, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर डाइजेशन किस किस के द्वारा होगा, हम कहेंगे बाय बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। दो जूस आते हैं यहाँ पर, तो मैं हर एक में एक ही चीज़ लिखता हूँ, किस रस के द्वारा होता है। तो मैंने लिखा बाय बाइल जूस एंड बोलो पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। बोलो कौन से रस से होता है, मैंने कहा पित्त रस तथा अग्नाशय रस द्वारा। क्लियर। बोलो यहाँ पर कहानी को समझना, आप जानते हो मैक्सिमम डाइजेशन इस बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्योडिनम में ही होता है। क्लियर। बोलो बात समझ में। मैंने कहा भोजन का अधिकांश, ठीक है, अधिकांश पाचन, ठीक है, पाचन मतलब मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन। बोलो मैक्सिमम डाइजेशन मैंने कहा बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। क्लियर। बात समझे बोलो। ओके। अब आपसे मैं को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन अगर होता है तो उसकी स्टेप्स क्या होगी। क्लियर। स्टेप्स बोलो बस। नंबर 1 पहला काम क्या होगा, तो मैंने कहा ये जो आपका बोलो मैंने कहा ट्रिप्सिनोजन, बोलो एंजाइम था ट्रिप्सिनोजन। बोलो पहले क्या होगा, एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा उसको सक्रिय किया जाएगा। बोलो सक्रिय करके किस में बदला जाएगा, ट्रिप्सिन में। पहले बताओ ये हिंदी लिखो के समझ आते हैं बोलो, क्योंकि जो ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिनोजन है। हिंदी इंग्लिश तो कब होता है, जब एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग अलग होता है। बोलो बात समझ में आए। अच्छा चलेगा। बोलो यहाँ पर मैंने कहा फिर क्या होता है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, बोलो मैंने कहा ट्रिप्सिनोजन। क्लियर। बोलो उस पे काम करता है और उसको मैंने कहा काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। किस में बदलता है, बोलो काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। क्लियर। ये जो काइमोट्रिप्सिन है ये क्या करता है, हमारे जो पेप्टोन्स आए थे और जो प्रोटियोजेज आए थे उन पे काम करता है। क्लियर। मैंने कहा कौन करता है, बोलो मैंने कहा ट्रिप्सिन, और उनको किस में बदल देगा, डाई पेप्टाइड में। अभी भी प्रोटीन का पूरा पाचन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो बताओ मैंने ये पहली स्टेप में 3 क्यों बताया, समझ में आया कि एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्योडिनम में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। पहले क्या होता है, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को किस में बदला जाता है, ट्रिप्सिन में बदला जाता है। बदलने वाला कौन, किसकी उपस्थिति में, एंटेरोकाइनेज। फिर ये काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन किस में बदलता है, मैंने कहा काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। और फिर ये काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स और प्रोटीजेज पे वर्क करता है। क्लियर। अच्छा उसके बाद बात करते हैं दूसरी स्टेप, ठीक है। मैंने कहा नंबर 2 क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा बोलो आपका बाइल जूस और पैंक्रियाटिक दोनों जूस है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है लेकिन वो इमल्सिफाइड फैट करने का काम करता है। लेकिन जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं, उसमें बोलो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज भी होता है, उसमें लाइपेज भी होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा बोलो स्टार्च का पाचन कौन करेगा, एमाइलेज करेगा, और किस में बदलेगा, डाइसैकेराइड में बदलेगा। किस में बदलेगा, डाइसैकेराइड में। फिर मैंने कहा
क्या लिख दूं यहाँ पर? बोलो, मैंने कहा एक से लिखूं ज़्यादा अच्छा होगा, ये फेट, और यहाँ पर मैं लिख दूं बाइल सॉल्ट, और किस में बदल दिया? बोलो, इमल्सिफाइड फेट। बोलो, बात समझ में आई? और फिर इस इमल्सिफाइड फेट का, फिर इस इमल्सिफाइड फेट का, बोलो कौन करेगा? लाइपेज। और फेट का जब भी पाचन होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ही बदलता है। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, क्लियर? तो हमें क्या पता चला कि इस ड्यूडेनम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का डाइजेशन होता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने कहा, बोलो पहले आप ये नोट करो, आगे की कहानी अभी बताएंगे आपको, ठीक है? डाइसेकेराइड, एमाइलेज, ओके? बात समझ में आए? बोलो, ठीक है? किया नोट? बोलो। अच्छा, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर? अथे, ड्योडीनम, ठीक है? में
मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा, ठीक है, फैट, तीनों का तीनों का पाचन होता है, ठीक है। एक बात और क्या कह सकते हैं, बोलो ड्योडीनम, ठीक है, ड्योडीनम में पचित भोजन के रूप को पचित भोजन के रूप को क्या कहेंगे, कायल। क्या कहते हैं बोलो, मैंने कहा कायल, ठीक है, बोलो कायल कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे बोलो, कायल। बात समझ में आई बोलो। ओके, अब और अंदर की बात सुनो। मेरे कहने का मतलब है लीवर काम करता है बाइल जूस बनाने का, पेंक्रियाज काम करता है पेंक्रेटिक जूस बनाने का, बोलो करता है, हमने अच्छे से ग्लैंड में सीखा है। बट जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तभी क्यों बाइल जूस और पेंक्रेटिक जूस आता है, इससे पहले क्यों नहीं आता है? तो इस राज को समझने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्पेशल नोट समझना। होता क्या है, जैसे ही भोजन, बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, सुनना मेरी बात को, जैसे ही भोजन किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल कुछ हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है, कुछ हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। वो देखो कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या है, वो जान लेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। क्लियर? मैंने पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूोडेनम का पाचन सब बता दिया, अब मैं क्या बात बता रहा हूँ समझना। मैंने कहा, बोलो मैंने कहा जब, बोलो भोजन, मैंने कहा ड्योडीनम, ठीक है, बोलो ड्योडीनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दूं, बोलो बात समझ में आई बोलो। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग कौन होता है, ड्योडीनम, ठीक है। क्या लिखा मैंने, जब भोजन ड्योडीनम स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही बोलो आता है, ठीक है, आता है, तो बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन की वॉल से निम्न हार्मोन, ठीक है, निम्न हार्मोन का स्त्रावण होता है। चलो देखते हैं वो कौन कौन से हार्मोन है। नंबर 1, पहला होता है हिपेटोक्राइनिन। कौन सा होता है बोलो, हिपेटोक्राइनिन। क्लियर? हिपेटो, मैंने कहा क्राइनिन। दूसरा होता है पेंक्रियो, पेंक्रियो, पेंक्रियोजाइमिन। क्या होता है, पेंक्रियोजाइमिन। तीसरा होता है कोलीसिस्टोकाइनिन, ठीक है। चौथा होता है सिक्रेटिन। आया सिक्रेटिन नाम, पहला खोजा गया हार्मोन जिसका संबंध पाचन तंत्र से होता है। क्लियर? फिर मैं आपको बता रहा हूं नंबर 5, मैंने लिखा एंटेरो, बोलो एंटेरो, एंटेरो गैस्ट्रीन, ठीक है। और फिर मैंने लिखा यहाँ पर एंटेरो, बोलो एंटेरो, मैंने कहा काइनिन, ठीक है। अब मैंने आपको 6 हार्मोन बताए, इन 6 के यूनिक काम भी होंगे, बोलो बात समझ में, जो अभी हम जानेंगे। बात समझ में आए, नोट करोगे।
बताऊं 6 का 6 का काम, आपको सारी कहानी समझ में आएगी। क्लियर? नाम लिखे एक बार, बोलो। इधर देखो, मैंने कहा पहला कौन सा है, हिपेटोक्राइनिन। ठीक है, ध्यान देना, जैसा नाम वैसा काम। हिपेटोक्राइनिन का काम क्या है, बोलो लीवर को बाइल जूस फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस करना, सिक्रेशन के लिए नहीं, बोलो फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस करना। मैंने कहा लीवर को, बोलो लीवर को बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस मतलब समझ जाओ, प्रेरित, ठीक है, करना। सारों के काम देख लो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। बोलो हिपेटोक्राइनिन, ध्यान से समझो। दूसरा क्या था, पैंक्रियोजाइमिन, ये लिखा था मैंने। बोलो इधर देखो, क्या काम होगा इसका, बोलो पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस के फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस करना, नॉट सीक्रेशन। क्लियर? मैंने कहा पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस, बोलो अग्नाशय रस, ठीक है, ये क्या बताया था, बाइल जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस फॉर्मेशन, बोलो के लिए, मैंने कहा के लिए इंड्यूस करना, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। बोलो तीसरा क्या था, कोलीसिस्टोकाइनिन। क्या लिखा था मैंने, कोली, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा था, बोलो क्या बताया था तीसरा, मैंने कहा कोलीसिस्टोकाइनिन, ठीक है, बोलो कोलीसिस्टो, मैंने कहा सिस्टोकाइनिन। ध्यान से समझना नाम को। आपको याद है मैंने कल गॉल ब्लैडर बनाया था, गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम सिस्टिक डक्ट बताया था। क्लियर? अब मैं क्या बता रहा हूं, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा, आपको मैं कहूं इसका काम क्या था, लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन को इंड्यूस करना। कोलीसिस्टोकाइनिन क्या करता है, गॉल ब्लैडर में जो थोड़ी मात्रा में बाइल स्टोर है उसको बोलो बाहर लेके आता है। बोलो बात समझ में? तो इसका नाम समझ में है, कोलीसिस्टोकाइनिन, ठीक है। क्या है, बोलो कोली, मैंने कहा कोलीसिस्टोकाइनिन, ठीक है। बोलो गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, बोलो से गॉल ब्लैडर में स्टोर, बोलो बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस को, मैंने कहा को बाहर, बोलो आपसे मैं को लाना, ठीक है, बाहर लाना मतलब कहाँ लाएगा, बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन में। बोलो बात समझ में? अच्छा, अब कौन है, बोलो सिक्रेटिन। पहली बात ध्यान से समझना, सिक्रेटिन नाम क्या है, सिक्रेटिन क्या काम होगा इसका, सुनो, लीवर तथा पैंक्रियाज को, बोलो क्रम से बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करवाना, ठीक है। बोलो लीवर, बोलो से, मैंने कहा बाइल जूस, ठीक है, एंड बोलो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का क्या कराना, बोलो सीक्रेशन कराना, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो फर्स्ट, मैंने कहा फर्स्ट, बोलो डिस्कवर्ड, बोलो आपसे मैं करूं हार्मोन, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन ही कौन होता है, बोलो सिक्रेटिन। क्लियर? बेलिस और स्टार्लिंग ने खोजा था। बोलो बात समझ में? ओके, अच्छा, बोलो आपको ये नाम समझ में आ रहा है, बोलो। अब मैंने कहा दो और है, बोलो नंबर 5, मैंने लिखा यहाँ पर एंटेरो
गैस्ट्रिन, समझना मेरी बात को। और एक क्या है, एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोगैस्ट्रिन क्या करता है, बोलो भोजन आ चुका है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, मैंने आपको इंटेस्टाइनल फेज बताई थी। क्या बताई थी, इंटेस्टाइनल फेज। और उस फेज में क्या होता है, बोलो थोड़ी गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती है। क्लियर, तो कहीं वो ज़्यादा नहीं कर दे, इसलिए ये एंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, बोलो नेगेटिव फीडबैक से स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस के स्त्राव को बंद करता है। बोलो बात समझ में, मतलब इसका नाम क्या है, एंटेरोगैस्ट्रिन। क्या नाम है, एंटेरोगैस्ट्रिन। ठीक है, यह बोलो मैंने कहा नेगेटिव फीडबैक। क्लियर, ये जो आपसे मैं कहूँ नेगेटिव फीडबैक लिख रहा हूँ, मतलब समझ में आया, बोलो। और उल्टा जाएगा ना, ये नेगेटिव फीडबैक द्वारा मैंने कहा स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस, बोलो गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, के स्त्राव को बंद करता है। ठीक है, बंद करता है या संदमित करता है। ठीक है, संदमित मतलब इनहिबिट। ठीक है, बोलो करता है। बोलो बात समझ में, इसलिए इसका नाम क्या है, एंटेरोगैस्ट्रिन। ठीक है, और नंबर 6 क्या है, एंटेरो, मैंने कहा एंटेरो, बोलो क्राइनिन। ठीक है, क्या काम करेगा, सुनो। मैंने कहा आपको भोजन का पाचन ड्यूोडेनम में हो रहा है। क्लियर, हो रहा है। ये हार्मोन तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से निकल रहे हैं, तो एंटेरोक्राइनिन क्या करेगा कि बोलो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जेजेनम में, बोलो क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करवाएगा। क्योंकि स्टोमक में ही थोड़ी रहेगा भोजन, स्टोमक में पाचित होते ही कहाँ जाएगा, जेजेनम में। क्योंकि बोलो स्टोमक क्या डोडिनम में ही थोड़ी रहेगा, डोडिनम में तो पूरा पाचन तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब आगे तैयारियां करवाना। बोलो बात समझ में, इसका काम क्या होगा, बोलो इंटेस्टाइनल, बोलो जूस। ठीक है, बोलो का, बोलो आपसे मैं कहूँ स्त्रावण करवाना। बोलो बात समझ में आए, ओके। सिक्रेटिन है, कोली सिस्टो काइनिन है, पैंक्रियो जाइमीन है, हिपेटो क्राइनिन है, एंटेरो गैस्ट्रीन है, एंटेरोक्राइनिन है। ठीक है, बताओ कहानी समझ में आई आपको, ओके, बात समझ में आई। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि हमें समझ में आए कि जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो बाइल जूस कैसे आएगा, पैंक्रेटिक जूस कैसे आएगा। डायग्रामेटिकल तो मैंने आपको कल बोलो पहले पार्ट में बताया था, आज बताया फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ से कैसे आएगा। बोलो बात समझ में, सारा हार्मोनल क्रिया होती है। अच्छा, अब अपन ने कहा हम क्या पढ़ रहे थे, बोलो यहाँ पर, बोलो डाइजेशन इन ड्यूोडेनम। डाइजेशन इन ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम में क्या होता है, भोजन का अधिकांश पाचन होता है। बोलो आपको, मैं तो यहीं पे लिख दिया मैंने, लेकिन पूरा नहीं होता है। इस ड्यूोडेनम में भोजन का पाचन रूप को क्या बोल दिया, काइल। अब काइल किस में जाएगा, जेजनम में जाएगा। किस में जाएगा, जेजनम में। क्लियर, बोलो मैं आपको आगे कहानी क्या बता रहा हूँ समझना। ठीक है, मैंने कहा नंबर 6, पहला ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, ड्यूोडेनम और जेजनम। ठीक है, बोलो मैंने कहा
यहाँ पर बोलो, मैंने कहा डाइजेशन, डाइजेशन इन जे नम, ठीक है। बोलो जे नम में पाचन, ठीक है, जे नम में पाचन। ओके, इधर ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है मनुष्य में, ह्यूमन में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन जेजनम में होता है, जबकि रेबिट में इलियम में होता है, क्योंकि रेबिट में जेजनम एब्सेंट होता है। आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर, बोलो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, पहले तो इसमें जो भी पाचन होगा वो किससे होगा, बोलो बाई इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। बोलो किसके द्वारा होता है, आंत्रिय, आंत्रिय, आंत्रिय रस द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसी आंत्रिय रस का दूसरा नाम क्या होता है, बताया मैंने, सकस एंटेरिकस। कम से कम 4-5 बार मैंने लिख दिया ये नाम, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एंटेरिकस, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य मतलब ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन में मैंने कहा, बोलो भोजन का पूर्ण पाचन, ठीक है, पूर्ण पाचन, ठीक है। पूर्ण पाचन मतलब क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन, बोलो जेजेनम, बोलो में होता है। परंतु 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 बोलो रैबिट, ठीक है, रैबिट में इलियम, बोलो मैंने कहा इलियम, ठीक है, रैबिट में इलियम में होता है, ठीक है। बोलो एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए, जूस बता दिया, जूस का कंपोजिशन जानते हैं, स्टेप्स देखे, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा स्टेप्स, ठीक है। पहली स्टेप क्लियर, स्टेप किसकी, बोलो पाचन की, क्लियर, हर चीज का पूरा पाचन होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर ये कौन है, बोलो डाई पेप्टाइड, ठीक है, बोलो कौन है, मैंने कहा, बोलो डाई, डाई पेप्टाइड। डाई पेप्टाइड पे कौन काम करेगा, इरेप्सिन एंजाइम करेगा, किस में बदल देगा, एमिनो एसिड में। बताओ, प्रोटीन का कंप्लीट पाचन हो गया। अच्छा, ध्यान से समझना। नंबर 2, मैंने कहा डाइसेकेराइड में, यहाँ पर मैंने लिखा लैक्टोज, क्लियर, लैक्टोज पे कौन काम करेगा, लैक्टेज करेगा, और किस में बदल देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, क्लियर। बोलो हो गया पाचन। मैंने कहा यहाँ पर माल्टोज, क्लियर, माल्टोज पे कौन काम करेगा, माल्टेज करेगा, किस में बदल देगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। पता होना चाहिए माल्टोज किससे मिलके बना होता है। मैंने कहा यहाँ पर सुक्रोज, कौन काम करेगा, सुक्रेज करेगा, किस में बदल देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ ये तीनों के तीनों कौन है, आप कहोगे डाई सेकेराइड। अब आपको समझ में आया मैंने जो डाई सेकेराइड लिखा था, क्लियर। ये सब कौन है, बोलो आप कहोगे मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड बनने का मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा हो गया। फिर मैंने कहा आपको थोड़ा सा समझो, यहाँ पर तीसरा नंबर कौन है, थोड़ी बहुत कोई फैट रह जाएगी तो लाइपेज, ठीक है, बोलो किस में बदल देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा। इस तरह से भोजन का पूरा पाचन हमारी जेजनम में और रेबिट में इलियम में हो जाएगा। बोलो बात समझ में। फिर अपने देखा कि पाचन पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, अभी मैं पढ़ाऊंगा अवशोषण भी इसमें हो जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, बोलो बात समझ में। तो अभी देखेंगे, पहले ये नोट करो।
आई बात समझ में? बोलो ठीक है। बोलो भोजन का पूरा पाचन हो चुका है, तो मेरे कहने का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का काम केवल और केवल यही होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो अपचित भोजन होता है, उसको सेमी सॉलिड स्टूल अर्ध ठोस मल में बदलना, और उसका कोई काम नहीं होता है। ये जो मैंने बताया समझ में आया? बोलो हो गया नोट? बोलो आपका पूरा का पूरी फिजियोलॉजी को मैंने आपको केमिस्ट्री की तरह स्टेप्स में बताया, हर एक एंजाइम का काम भी आ गया। क्लियर? आज आपको कोई पूछे इरेप्सिन कैसा एंजाइम है, तो आप बोलोगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। जो भी प्रोटीन पे पाचन करते हैं वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ओके, अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर वर्क ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बोलो बड़ी आंत्र का कार्य है। बोलो बड़ी आंत्र, ठीक है। बोलो का कार्य, ठीक है। बड़ी आंत्र का कार्य क्या है? मैंने कहा अपचित भोजन, ठीक है। बोलो पचित भोजन क्या है? पचित भोजन नॉन डाइजेस्टेड फूड। क्लियर? बोलो अपचित भोजन को अर्ध ठोस मल, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी सॉलिड स्टूल। बोलो बात समझ में? अर्ध ठोस मल में बदलना, ठीक है। बदलना, यही काम होता है। बोलो कन्वर्जन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन सेमी सॉलिड स्टूल। ये किसका काम होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। क्लियर? तो हमने पाचन पढ़ लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो भोजन का अवशोषण। बोलो पचित भोजन का अवशोषण। क्लियर? तो ये किया नोट? बोलो आपने क्या बता रहा हूँ आपको? मैंने कहा फिजियोलॉजी ऑफ, मैंने कहा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बोलो एब्जॉर्प्शन। ओके, बोलो अवशोषण की क्रियाविधि, ठीक है। क्या बता रहा हूँ? अवशोषण की क्रियाविधि, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम क्या करेंगे? नंबर 1, इन ओरल कैविटी, ठीक है। मुख गुहा में। सबसे पहले किसमें? मुख गुहा में, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं आपसे कहूँगा इस ओरल कैविटी में केवल कुछ ड्रग का ही एब्जॉर्प्शन होता है। आपने देखा होगा कुछ इमरजेंसी ड्रग आती है, स्पेशली जिनको हार्ट अटैक बार बार आया हुआ हो, उनको डॉक्टर एक मेडिसिन देते हैं, आपको हमेशा पास रखो। जब भी आपको लगता है कि एंजीना का पेन हो रहा है, अटैक जैसा लग रहा है, उसको जीभ के नीचे रख लो। बोलो बात समझ में? तुरंत आप बोलो आपके लिए रामबाण हो जाएगी। तो इसका मतलब यह मुख गुहा में किसका अवशोषण होता है? कुछ ड्रग्स का। बोलो बात समझ में? मैंने कहा बोलो कुछ, बोलो ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स का बोलो एब्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बोलो ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी से होता है, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने कहा इन ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस में मैंने कहा ग्रेसिका। लिख दूं? बोलो क्या? नो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नो एब्जॉर्प्शन, कोई अवशोषण नहीं, कोई पाचन भी नहीं था, कोई एब्जॉर्प्शन भी नहीं था, ठीक है। इन स्टोमक, क्लियर? आमाशय में, ठीक है। आमाशय में, आमाशय में, तो आमाशय में मैंने कहा एक तो थोड़ा जल का होता है, दूसरा अल्कोहल का होता है, तीसरा विटामिन B12 का होता है। विटामिन B12 का फंडा बताया था मैंने आपको कि हमारे आंत्र के अंदर जो इंटेस्टाइन, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उसकी गैस्ट्रिक सेल्स एक इंट्रिंसिक कोस्टल फैक्टर, ऑक्जेंटिक सेल HCl के साथ साथ किसको सिक्रेट करती है? इंट्रिंसिक कोस्टल फैक्टर, जो कि स्टोमक में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये मैंने वहाँ पर भी कल लिखाया था। क्लियर? यहाँ पर मैंने कहा एल्कोहल, विटामिन B12, और विटामिन B12 का क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा स्टोमक में बोलो ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। सेल मैंने कहा इंट्रेंसिक, ठीक है।
इंट्रेंसिक कॉस्टल फैक्टर, ठीक है, इंट्रेंसिक कॉस्टल फैक्टर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ स्त्रावित, स्त्रावित करती है जो स्टोमक बोलो में विटामिन B12, ठीक है, बोलो के एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मैंने कहा में हेल्प करता है, ठीक है। इसका मतलब ऑक्जेंटिक सेल HCl का भी सीक्रेशन करती है और इंट्रेंसिक कॉस्टल फैक्टर का भी करती है। ओके, बात समझ में आए? इसका मतलब हुआ एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टोमक में। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति एल्कोहल का इंटेक करते हैं उनको भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। वो खाना खाएंगे तो उसमें मिल जाएगा तो इतना नुकसान नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई? और समझे नहीं समझे बोलो, मेरी बात समझे ना बोलो। ओके, अभी तक क्या भोजन का कहीं अच्छा अवशोषण हुआ है क्या? नहीं। बोलो बात समझ में आए? अब कौन आएगा? हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बोलो ये कर लिया था नोट? बोलो ओके। लिखा? अच्छा, क्या बताने जा रहा हूं बोलो? मैंने कहा नंबर 4, मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत्र में, ठीक है, छोटी आंत्र में, ठीक है। क्या लिख रहा हूं देखो, पचित भोजन का अधिकांश तथा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। बोलो मैंने कहा पचित भोजन, ठीक है, पचित भोजन मतलब डाइजेस्टेड बोलो फूड, ठीक है, का मैंने कहा का अधिकांश, ठीक है, अधिकांश मतलब मैक्सिमम पूछे, बोलो मैक्सिमम, ठीक है, बोलो मैंने कहा मैक्सिमम, एंड पूर्ण मतलब कंप्लीट, मैंने कहा कंप्लीट, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ अवशोषण, ठीक है, अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन से ही होता है, ठीक है। फिर दिमाग में आता है क्यों होता है? बोलो बात समझ में? तो एक्चुअली क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी वॉल में 3 ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो एब्जॉर्प्शन को 600 टाइम्स बढ़ा देती है, ठीक है। मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कि वॉल में निम्न 3 मैंने कहा बोलो स्ट्रक्चर बोलो होती है जो जो बोलो पचित भोजन के अवशोषण को, जो पचित भोजन के अवशोषण अवशोषण को मैंने कहा 600 टाइम्स 600 गुना, बोलो 600 गुना बढ़ा देती है। बोलो वो कौन सी होती है? इधर देखो, पहला मैंने लिखा यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल, मैंने कहा लॉन्गी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल बोलो फोल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुदैर्ध्य वाले, ठीक है। ये कितना गुना बढ़ाते हैं? मैंने कहा 3 गुना, 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं
दूसरा नंबर 2 मैंने लिखा यहाँ पर विलाई। क्लियर, क्या लिखा बोलो, विलाई। बात समझ में आए बोलो, विलाई। ओके, अच्छा विलाई को हिंदी में क्या कहते हैं, रसांकुर। क्या कहते हैं, रसांकुर। ठीक है, बोलो ये कितना गुना बढ़ाती है, 10 गुना। कितना, 10 गुना। और क्या होता है, माइक्रोविलाई। क्या होता है, माइक्रोविलाई। क्लियर, अच्छा माइक्रोविलाई को हिंदी में क्या कहते हैं, बताना जरा, सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर। क्लियर, ये कितने गुना बढ़ा देता है, बोलो 20 गुना। कितने गुना बोलो, 20 गुना। तो इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं, अतः 3 इंटू 10 इंटू 20 कितने गुना हो गया, 600 गुना। आपको कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, बात समझ में आई। हुआ नोट बोलो। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने जो बात बताई समझ में आए बोलो। अब मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण लैक्टियल्स द्वारा होता है। बताओ लैक्टियल्स भी कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। अब आपको लैक्टियल्स नाम समझ में आया बोलो, पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने कहा फैटी एसिड, ठीक है, यानी वसी अम्ल, ठीक है, तथा ग्लिसरॉल, ठीक है, का अवशोषण, अवशोषण अक्सर ये क्वेश्चन आता है, लैक्टियल्स, ठीक है, लैक्टियल्स, ठीक है, मैंने कहा लैक्टियल्स, ओके, द्वारा किया जाता है। और लैक्टियल्स एक्चुअली है क्या, ग्रुप ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। बोलो, बात समझ में, विलाई विलाई के बीच में थे, बोलो, बात समझ में आए। अच्छा, और क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा ग्लूकोज, ठीक है, तथा अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल मतलब एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड, बोलो, बात समझ में, का अवशोषण, अवशोषण, बोलो आपसे मैं, का, मैंने कहा का सक्रिय अवशोषण, ठीक है, सक्रिय अवशोषण मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्टिव, बोलो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बोलो मैंने कहा होता है, बोलो कैसा होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। बोलो, बात समझ में आए। ओके, मेरी बात समझे नहीं समझे, बोलो। ये वाला जो पॉइंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा, बोलो, ये वाला। इसलिए मैंने आपको टॉपिक पढ़ाने के दौरान लैक्टियल शब्द 2-3 बार बताया। बोलो, बात समझ, ताकि आपको याद हो जाए। क्लियर, तो इस तरह से हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया, याद करवा दिया, लिखा दिया। क्लियर, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, चाहे वो आपकी कोई सी भी चीज़ हो। बोलो, आपसे मैं करूँ, आपकी चाहे
टीथ का क्वेश्चन आए, स्लेवरी ग्लैंड का आए, स्टोमक की स्ट्रक्चर का आए, चाहे किसी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड का आए, उनके कंपोजिशन का आए, उनके जूस का आए, चाहे आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टोमक की सेल्स का आए, या पूरी फिजियोलॉजी का आए, या एब्जॉर्प्शन का आए। क्लियर? याद हो जाएगा? बोलो। आपसे मैं कह रहा हूँ मतलब अपन ने 3 लेक्चर में पूरा डाइजेस्टिव डिटेल से पढ़ लिया। हम 1 बाय 1 ऐसे ही करके चैप्टर पढ़ेंगे। बस आपको करना क्या है, जो रोज पढ़ाया जाता है वो याद कर लेना है। बोलो बात मतलब मेरे साथ वर्क करोगे तो आप देखोगे डे बाय डे टॉपिक होते जाएंगे और आपको याद होते जाएंगे। बोलो बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। बस आपको साथ के साथ याद करना है और इसकी आपको कल प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। क्लियर? पहले एक टॉपिक पढ़ा उसकी मिल गई, इसकी कल मिल जाएगी। ओके।